हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे स्टूल एग्ज़ामिनेशन, उसी को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, कुछ प्रोसीजर्स हम लोगों ने पढ़े थे जो कि थे कि कैसे ऑकल्ट ब्लड, ओवा, सिस्ट, इस तरीके की चीज़ें हमको सैंपल में देखनी हैं। हमको उसका वेट माउंट कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हमको इसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उसके बाद चीज़ों का पता लगाना है, फ़ैट का पता लगाना है, ओवा, सिस्ट, पैरासाइट, सारी चीज़ें उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर। स्टूल कल्चर की बात मैंने कल स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में कल की क्लास में बताया भी था कि स्टूल कल्चर जब हमको करना होगा, जब हमें ये पता करना होगा कि कौन सा बैक्टीरिया एंड वायरस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से उसको इंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसका क्या प्रिंसिपल होता है, तो जैसे नॉर्मली ब्लड कल्चर हम लोग करते हैं, ब्लड को ग्रो कराते हैं कल्चर मीडिया पर, और इसी तरह यूरिन का, सीरम का या किसी भी का कल्चर हम परफॉर्म करके देखते हैं। उसी तरीके से हम कल्चर मीडिया का यूज़ करके स्टूल का भी कल्चर हम करके देखेंगे, ठीक है। कल्चर मीडिया के लिए कौन से कल्चर मीडिया हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मैकॉन्की एंड एक्सएलडी कल्चर मीडिया, ठीक है। और इसको नॉर्मली जैसे कल्चर करते हैं, जैसे स्वैब की हेल्प से सैंपल ले करके इसको पूरी कल्चर मीडिया पे फैलाना है। फैलाने के बाद इसको जब ग्रोथ आ जाएगी, इंक्यूबेट करने के बाद में ग्रोथ आ जाएगी, तो उसकी ग्रोथ को ले करके हम ग्राम स्टेन परफॉर्म कर सकते हैं। ग्राम स्टेन परफॉर्म करके हमें ये पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव। और बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, जैसे कैटालेज है, कोआगुलेज है, ऑक्सीडेज है, एमआर टेस्ट है। इस तरीके के टेस्ट परफॉर्म करके हम देख लेंगे कि किस टाइप का ये जो है किस स्पीशीज़ का बैक्टीरिया है। अगला हम लोग को पढ़ना है ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन। ओवा एंड पैरासाइट का एग्जामिनेशन क्या होता है कि जब यूरिन में स्टूल में ओवा प्रेजेंट हो, सिस्ट प्रेजेंट हो, इसका मतलब है कि पैरासाइट की जो कॉलोनी है वो इंटेस्टाइन में फैल चुकी है। इंटेस्टाइन में अमाउंट ऑफ पैरासाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसका पता भी हम सलाइन के और आयोडीन, ल्यूगोल्स आयोडीन के हेल्प से करते हैं। ल्यूगोल्स आयोडीन हमें मार्फोलॉजी और ओवा एंड सिस्ट को पहचानने में हेल्प करता है, और जो सलाइन होता है वो नॉर्मली हमको बताता है कि किस तरीके से अमाउंट में सिस्ट प्रेजेंट है, ओवा प्रेजेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको हमें जो एग्ज़ामिनेशन करना है वो 10x पे करना है। 40x पे हम एग्स, सिस्ट, ट्रोफोजॉइट, लार्वा, इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी ऑर्गेनिज़म का आइडेंटिफिकेशन हमको कर होगा उसको हम एज आ रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे, ताकि जो डॉक्टर रहेगा या जो आप उसी के अकॉर्डिंग में मेडिसिन्स को रेकमेंड करें कि कौन सा ये जो सिस्ट है वो हेलमिंथ्स का है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन का है। इन सभी चीज़ों को वो आसानी से बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेड्यूसिंग सब्सटेंस का टेस्ट। रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं कलर चेंज के बिहाफ पर बता सकते हैं, जैसे इसके लिए मेनली होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें
हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस मीन्स कि शुगर भी हो सकती है, शुगर भी रिड्यूसिंग शुगर के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। तो हमें पता होगा कि कितना अमाउंट में स्टूल में प्रेजेंट है, फैट है। तो जब भी हम इस टेस्ट को करेंगे तो कलर चेंज होगा और कलर चेंज के बिहाफ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूल का एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट में डालेंगे, हीटिंग बॉइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अगर प्रोटीन है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है या शुगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड कलर की हमें दिख जाएगी प्रेसिपिटेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा, यानी कि नेगेटिव जब भी होगा तो ब्लू कलर शो होगा। ब्लू कलर से हमें इसके नेगेटिव होने का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस को देख लेते हैं अलग अलग टाइप के, और हमें पता चल जाता है कि क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर या प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि स्टूल का जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं, स्टूल का सैंपल कलेक्शन जो हो रहा है वो कैसे करना है, पेशेंट को क्या रेकमेंड करना है करने से पहले, ठीक है। तो इसको करने से पहले हमें बताना है कि एक पेशेंट को ड्राई वाइड माउथड एक कंटेनर दे देंगे जिसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो ऑलरेडी, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे कि इसमें वाटर, यूरिन किसी भी का कंटामिनेशन ना हो, अदर बॉडी फ्लूइड्स का, ठीक है। कंटेनर को पहले से ही हम लेबल करके देंगे पेशेंट की डिटेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सैंपल जब भी पेशेंट लाएगा उसके 1 to 2 आवर्स के बिटवीन में टेस्ट परफॉर्म हो जाना चाहिए। अगर इसमें डिले हो रहा है तो हमें एक एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है। प्रिजर्वेटिव्स भी मैंने आपको बताए हैं, एक फॉर्मेलिन है, 10% फॉर्मेलिन भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर 10% फॉर्मेलिन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक सैंपल को प्रिजर्व कर देता है, जिससे आपको डिले भी आप अगर कर रहे हैं, हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या इसका फ़ायदा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है अगर हम कोई टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हैं स्टूल एग्ज़ामिनेशन का। तो इसके लिए अकॉर्डिंग डायरियल डिजीज़ेस हो सकती हैं, डिसेंट्री हो सकती है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का पता लगाया जा सकता है, या फिर कोलोरेक्टल कैंसर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सैंपल में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी तो उससे क्या हो जाएगा कि हम डिक्टेट कर सकते हैं कि मे बी इसको कहीं ना कहीं जो है ट्यूमर या कैंसर, क्योंकि कैंसर या ट्यूमर होगा तो सेल्स की शेडिंग भी होगी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का पता लगाएंगी, और फूड इंटॉलरेंस, यानी कि अगर कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड है जो वो पेशेंट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं उनका बल्कि स्टूल होता है, मीन्स वो फैट नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, और अगर फैट का डाइजेशन हो भी रहा है तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन से, यानी कि अगर बाइल की कमी है, बाइल प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि बाइल जब तोड़ेगा फैट के लोब्यूल्स बनाएगा छोटे छोटे, तभी वो प्रॉपर अमाउंट में इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो पाएगा। अदरवाइज़ फ़ैट का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता है,
क्योंकि बाइल क्या करता है, वो चारों तरफ से फैट को घेर लेता है मिसल्स के फॉर्म में। मिसल्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी हेल्प से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी शुगर बहुत अमाउंट में अगर किसी को प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे फ़ैट का मैंने आपको बता दिया कि लीवर की प्रॉब्लम, इसी तरह प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। प्रोटीन कब प्रेजेंट हो सकता है, जब किसी भी कंडीशन में किसी भी पेशेंट को प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए। ठीक है, बहुत से लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, बहुत से लोग प्रोटीन इंटॉलरेंस होते हैं। ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं। ग्लूटेन उनके में अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो इन्फ्लामेशन होने लगता है इंटेस्टाइन में। तो इन सब डिजीज़ेस का, यानी आप ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन रिगार्डिंग जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ब्लीडिंग हो, अकल्ट ब्लड प्रेजेंट हो, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, या किसी भी टाइप का अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं, फ़ैट, प्रोटीन, कार्ब्स अगर प्रेजेंट है, तो उसका पता भी हम लगा सकते हैं स्टूल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। एडवांटेजेस के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये इन्वेसिव नहीं है, मीन्स हमको इसमें कोई सर्जरी या हमें कोई कट लगा के, अब जैसे बायोप्सी है, अब बायोप्सी आप ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए आप बायोप्सी भी कर सकते हो, पर बायोप्सी क्या है, वो इन्वेसिव है। उसमें आपको कट लगा करके उसकी इंटेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए उसकी डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली सिंपली स्टूल का एग्जामिनेशन रेकमेंड पेशेंट को कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है बायोप्सी के कंपैरिजन में या अदर टेस्ट के कंपैरिजन में। स्टूल एग्जामिनेशन इज़ इफ़ेक्टिव, कॉस्टली देखा जाए तो ये अच्छा होता है, यानी कम रेंज में भी नॉर्मली पेशेंट अपना परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देता है, यानी ऐसा भी नहीं है कि इससे सिर्फ एक ही दो चीज़ें पता चल सके। इंटेस्टाइन में या स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, इवन लीवर की भी प्रॉब्लम्स को ये आइडेंटिफाई करके टेस्ट के थ्रू उसका आंसर दे सकता है। इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करता है, ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन, माल एब्सॉर्प्शन, इन सभी चीज़ों को ये बताता है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ और भी एंटीजेंस, कुछ पैरासिटिक एंटीजन, कुछ बैक्टीरियल एंटीजेंस उसके स्टूल में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम नॉर्मली एलाइजा के थ्रू उन एंटीजेंस या उन एंटीबॉडीज़ का पता लगा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये सभी एडवांटेजेस हैं जो कि यूज़ होते हैं स्टूल के एग्ज़ामिनेशन में। तो ये जो है आपका स्टूल एग्ज़ाम, इसके कुछ प्रोसीजर्स और हैं जिनको अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। ठीक है, इसके पहले कि इसको कंटिन्यू करें प्रोसीजर्स को देखें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स विच इज़ अबाउट CCH। यानी अगर आपने BMS जो कि आप कर रहे हैं, BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो है CCH। ये 1 साल का कोर्स होता है। इसकी कंप्लीट फ़ीस 55,000 रुपीज़ है और इसको आप कर सकते हैं।
ओके, तो वहाँ पर हमने अभी जब डिस्कस किया था तो एक कंसंट्रेशन मेथड मैंने आपको बताया था जो कि था जिंक सल्फेट। इसमें क्या कर रहे थे कि हम एग्स एंड पैरासाइट को प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। पर कंसंट्रेट मेथड की डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स होते हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक मेथड हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था जिंक सल्फेट का, जिसमें हम बार बार वॉशिंग कर रहे थे। वॉशिंग करने के बाद में जब हम जिंक सल्फेट मिलाते थे तो हमको ऊपर ही तैरते हुए वन सिस्ट दिख जाते थे। तो उसी तरह की अदर भी टेक्निक्स हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट मेथड्स के बारे में पहली चीज़ तो ये है कि ये क्या करते हैं कि ये नंबर ऑफ़ पैरासाइट और एग्स का पता लगाने में हेल्प करते हैं। यानी नॉर्मली जब आप आयोडीन और सलाइन से करते हैं तो आपको उसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस का पता लगाते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन आप करते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। इसमें आप क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, और अगर बहुत लो नंबर में भी प्रेजेंट है, मान लीजिए एक ही दो प्रेजेंट है, उसका भी पता ये नॉर्मली लगा सकता है ये मेथड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मेथड कई सारे टाइप के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में ऐसा सॉल्यूशन हम डालेंगे जिसकी डेंसिटी पैरासाइट से कम हो। ठीक है, यानी कि पैरासाइट ये के एग और सिस्ट उस सस्पेंशन फ्लूइड से हैवी होने चाहिए, ताकि जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो वो नीचे बैठ जाए। तो इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सिंपल सेडिमेंटेशन, यानी इसमें सलाइन के साथ सेडिमेंट करेंगे, ऊपर का फेंक देंगे जो भी आएगा, और नीचे का जो पोर्शन है उसको हमको माइक्रोस्कोपी नॉर्मली कर लेना है। फॉर्मेलिन का कर सकते हैं, फॉर्मेलिन ईथर कंसंट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेलिन ईथर कंसंट्रेशन मेथड का दूसरा नाम भी है रिची टेक्निक। रिची टेक्निक क्यों? क्योंकि इसको डेवलप किया था रिची साइंटिस्ट हैं उन्होंने। ठीक है, फॉर्मेलिन एथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन मेथड भी यूज़ होता है। ये वही मेथड है, बट यहाँ पर ईथर की जगह इथाइल एसीटेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको जितने ही बताए हैं प्रोसीजर्स, वो सभी हल्के हैं ओवा एंड सिस्ट से। ठीक है, तो जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ओवा और सिस्ट नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर जो भी सुपरिटेंडेंट आएगा वो फेंक देंगे हम, और बाकी की चीज़ें रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसके क्या एडवांटेज हैं, तो ये हैवी ओवा को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हेलमेंट्स के ओवा एंड सिस्ट होते हैं वो हैवी होते हैं, और जो नॉर्मली प्रोटोजोअल होते हैं वो थोड़ा सा एग उसके थोड़ा सा लाइट होते हैं, बट सिस्ट उसकी भी हैवी होती है, उसका पता हम लगा सकते हैं। इजी टू परफॉर्म है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस हमने डालना है सॉल्यूशन विद लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूल सैंपल, और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में एक तो ये हो गया जिसमें हमने ये सारे सेडिमेंटेशन मेथड पढ़े। उसके बाद आता है सिंपल सेडिमेंटेशन मेथड। सिंपल सेडिमेंटेशन मेथड, फॉर्मेलिन सेडिमेंटेशन मेथड, सभी के प्रोसीजर यहाँ दिए गए हैं। सिंपल में हमें क्या करना है, 2 ग्राम स्टूल एंड 20 to 30 ml ऑफ वाटर, या फिर इसकी जगह हम सलाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करके जो नीचे चीज़ें बैठी होगी उनका पता लगा लेंगे। ठीक है,
उसके बाद में आता है फॉर्मेलिन सेडिमेंटेशन। फॉर्मेलिन सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो बस वाटर की जगह या सलाइन की जगह यहाँ पर फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। फॉर्मेलिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सुपरेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर्मेलिन ईथर रिची जो है एंड एडवांस रिची जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर 1 to 2 ग्राम स्टूल 10% फॉर्मेलिन के साथ हमें पहले इसको फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें 3 to 4 ml, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेलिन होता है वो फिक्सेशन का काम करता है, सेल्स को और बाकी चीज़ों को फिक्स करता है। फिर फ़िल्टर करने के बाद 3 to 4 ml ईथर डालेंगे, शेक करेंगे, शेक करके ऊपर का डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी का हम माइक्रोस्कोपी कर लेंगे। देखिए माइक्रोस्कोपी सभी में करनी पड़ेगी, जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं सभी में माइक्रोस्कोपी मस्ट है। उसके बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। टॉप लेयर ईथर होगा, फिर डेब्रिस का प्लग बना मिलेगा, फिर फॉर्मेलिन होगी और लास्ट वाला जो होगा वो होगा जो हमें देखना है, यानी ओवर एंड सिस्ट। तो ऊपर का फेंक करके नीचे का हम सेडिमेंट देख सकते हैं सलाइन और आयोडीन का विटामिन प्रिपेयर करके, ठीक है। देख करके हम माइक्रोस्कोपी करके पता कर लेंगे। इसका भी जो है हेलमिन्थ्स के और प्रोटोजोएंट के को देखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है इसी का एडवांस फॉर्म फॉर्मेलिन एथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन मेथड। फॉर्मेलिन एथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन मेथड क्या होता है, ये एथाइल एसीटेट को हम एथाइल एसीटेट से रिप्लेस कर देते हैं जो ईथर डाला था। ईथर की जगह ये क्या करेंगे, यहाँ इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ईथर क्या कर रहा था, ईथर रिमूव कर देता था फैट को और डेब्रिस को, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको हटा करके एथाइल एसीटेट यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको करना प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसा ही है। 10% फॉर्मेलिन मिक्स किया, फ़िल्टर किया, एथाइल एसीटेट मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपर 3 लेयर्स को डिस्कार्ड करेंगे और जो लोअर लेयर है उसकी माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी हमको सलाइन एंड ल्यूगल्स आयोडीन का यूज़ करना है माइक्रोस्कोपी करने के लिए, ठीक है। तो ये ईथर, क्योंकि देखिए ईथर टॉक्सिक भी होता है, जो लोग परफॉर्म करेंगे यानी जो टेक्नीशियन या जो भी वो परफॉर्म करेगा उसके लिए भी जो है बुरा साबित हो सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो इसकी वजह से हम एथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं, आज के टाइम में ईथर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड फ्लोटेशन मेथड। ये 4 जो मेथड हम लोगों ने पढ़े ये कौन से हैं, सेडिमेंटेशन मेथड, यानी इसमें एग नीचे बैठेगा और जो उसका सल्यूशन है वो ऊपर रहेगा। बट फ्लोटेशन मेथड इसका जस्ट अपोजिट है। फ्लोटेशन मेथड में ऐसा फ्लूइड हमें यूज़ करना है जिसमें जो सिस्ट एंड ओवा है वो ऊपर तैरता रहता है और बाकी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। पैरासाइट एग और सिस्ट उस एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड से क्या हो जाएंगे, हल्के रहेंगे ताकि वो ऊपर तैरें, सरफेस पे तैरें, ठीक है। टाइप्स क्या हैं इसके, टाइप्स हैं इसके कई सारे टाइप्स हैं, लाइक
जिंक सल्फेट मेन आपका यही है, जिंक सल्फेट सैचुरेटेड साल्ट, इसको ही हम विलीज मेथड बोलते हैं। ठीक है, शीथर शुगर फ्लोटेशन, सोडियम नाइट्रेट फ्लोटेशन, ये चार मेनली यूज़ किए। चार हमने सेडिमेंटेशन में बताया और चार हम लोगों ने उसमें सेडिमेंटेशन एंड चार फ्लोटेशन में। ठीक है, तो चार चार मेथड हमको दोनों के देखने हैं। इसके भी एडवांटेज है, इसमें क्लीन माइक्रोस्कोपी दिखेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको जिंक का बताया था, वो बार बार क्या हो रहा था कि वॉश कर के रिमूव कर रहे थे, तो इसलिए क्या होगा, बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, पहले जो हमने यूज़ किया था उसमें बाकी की चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सेडिमेंट बैठ रहा है अगर हुआ से, तो सेडिमेंट बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यानी बहुत सी चीज़ें सेडिमेंट के फॉर्म में बन सकती हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि ओवा और सिस्ट ही नीचे बैठेगा। तो यहाँ पर फ्लोटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू सेडिमेंटेशन। यहाँ पर पैरासाइट्स क्या करेंगे, 33% ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन में तैरेंगे। जहाँ पर हम पहला जो हमारा मेथड है जिंक सल्फेट फ्लोटेशन मेथड, इसी का ही दूसरा नाम है फॉस्ट मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली जो ओवा एंड सिस्ट हैं वो 33% जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 से के लगभग होती है, उसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे स्टूल को, फिर फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद एक ट्यूब में इसको भरेंगे। भरने के बाद में क्या करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट हम वेट करेंगे। अब वेट इतने में क्या हो जाएगा कि जो ओवा है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक, उसकी हमको डायरेक्ट वेट अमाउंट देखना है, यानी एक ड्रॉप उसकी लेकर स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोपी कवर स्लिप ढक के तुरंत करेंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की सिस्ट के लिए, क्योंकि देखिए हेलमिन्थीज़ के एग्स थोड़ा भारी होते हैं, प्रोटोजोआ की सिस्ट होती है वो थोड़ा हल्की होती है, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है सैचुरेटेड साल्ट फ्लोटेशन। सैचुरेटेड साल्ट फ्लोटेशन को हम विलीज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, विलीज मेथड भी बोलते हैं, और इसका यूज़ हम नॉर्मली पैरासाइट के एग्स को फ्लोट कराने के लिए करते हैं। ठीक है, स्टूल को मिलाएंगे सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन में। सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम नॉर्मली वाटर में नमक डालेंगे और उसको तब तक हम नमक डालते रहेंगे जब तक वो पूरा सल्फर सैचुरेट ना हो जाए, यानी अब नमक उसमें घुलना बंद हो जाए। उसमें जब भी हम डालेंगे तो वहाँ पर जो है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ओवा और सिस्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तो आराम से जो ओवा एंड सिस्ट है वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे। तो इसको ट्यूब में हम रख करके कवर से ढक के इसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। शीथर शुगर सोल्यूशन भी कुछ ऐसा ही है, जैसे साल्ट सोल्यूशन है वैसा ही शुगर सोल्यूशन है। इसमें भी एग्जैक्टली सेम टाइप का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहेगा सभी का, जिंक का थोड़ा अलग था, बाकी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। यहाँ पर कंपैरिजन करके इसको दिखा दिया गया है, कंपैरिजन करके यहाँ पर बताया गया है सेडिमेंटेशन को। ठीक है, फ्लोटेशन मेथड, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ में हमारा जो टेस्ट पड़ रहा था स्टूल एग्जामिनेशन वो कंप्लीट होता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट आपके सिलेबस का टेस्ट होगा। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स मैं अभी भेज दूँगी आपके ग्रुप में, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।
आई तो हम लोग के पास कपड़े बड़े बाहर डाल